नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जनवरी से लेकर मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, करंट अफेयर्स हुए, उस पर आधारित एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अति संभावित हैं, खासतौर से खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए। तो उसको आज हम लोग करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो होगा वो केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही होगा, यानी कि आपको अधिक व्याख्या नहीं मिलेगी। क्विक रिवीजन करना और तथ्यों से आपको परिचित कराना ही आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। इसके पहले के जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें हम डिटेल में हर बात को, हर प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आज की ये सीरीज बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि दिसंबर 2019 में भारत और चीन संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हैंड इन हैंड, आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि हैंड इन हैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 2019 में आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपको मिलते हैं 3 सेकेंड और सही जवाब इसका होगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन ए। मेघालय में एक स्थान है, उसको कहते हैं उमरोई, जहाँ पर ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था। याद रखिएगा, हैंड इन हैंड ये भारत और चीन का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट होगा भारत रूस संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास इंद्र 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन ए बबीना, बी गोवा, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? देखिए, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, उसी दौरान आपको उत्तर गेस कर लेना है, उसके तुरंत बाद मैं उत्तर दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। तो मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत जो है वो अपने पड़ोसी श्रीलंका के साथ करता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया किस फिल्म को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स को ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए बेस्ट फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। तो ये बिल्कुल आप याद रखना, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल योगा डे 2019 की थीम क्या रखी गई है। देखिए, बात यहाँ पर 2019 की हो रही है, 2020 के बारे में बात मत कीजिएगा। और इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल योगा डे 2019 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर हार्ट। 2019 की थीम योगा फॉर हार्ट थी। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये इस वर्ष यानी कि 2020 की थीम रखी गई। और 2018 की जो थीम थी वो क्या थी, योगा फॉर पीस। तो तीनों आप याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स होते हैं उस पर आधारित एमसीक्यूज भी पूछता है। किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस यानी कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 80वां सत्र आयोजित किया गया। देखिए, इसका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं है, ध्यान से देखिए, ये भारतीय इतिहास कांग्रेस के बारे में बात हो रही है। किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां सत्र आयोजित किया गया। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि कन्नूर में। कन्नूर में इसका आयोजन किया गया था, ये जरूर आप याद रखना। और कमेंट करके बताइए कि कन्नूर किस प्रदेश में आता है, कन्नूर किस प्रदेश में स्थित है। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। द रेस ऑफ माई लाइफ, माई सक्सेस स्टोरी एंड स्ट्रगल विद माई जर्नी। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होगा कि कौन सा राज्य स्नो लेपर्ड पर पहला सर्वेक्षण करने जा रहा है। स्नो लेपर्ड, और ये राज्य है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद अगला सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल सूद, देवेंद्र चंद पांडे।
सही जवाब इसका ऑप्शन ए यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। तो आप जो है ऑप्शन ए को आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक में। देखिए प्रश्न को ध्यान समझने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक में सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है। तो कर्नाटक में कुल मिला के 1025 वर्ग किलोमीटर की 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन होता कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जो वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है वो मिजोरम है। मिजोरम का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें लगभग 85.41% जो है वो वनावरण से ढका हुआ है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन होता कि सबसे अधिक क्षेत्रफल मतलब किस राज्य में है, तो इसका जवाब होता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो वनावरण है उसका क्षेत्रफल कितना है, 17,482 वर्ग किलोमीटर, 17,482 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो बढ़ा है सवाल से इसका जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक। तो ये जो प्रश्न है अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, धानु यात्रा महोत्सव ये कहाँ पर किस राज्य में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा, अगर आप देंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित अर्थ 60 पुरस्कार का संबंध है। देखिए ये जो पुरस्कार है वो वर्ष 2030 तक के लिए दिया जाएगा, और ये जो अर्थ 60 पुरस्कार है ये दिया जाएगा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ पर आयोजन किया गया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन इसी वर्ष किया गया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपको बताना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने गेस किया होगा गुवाहाटी, जो कि आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड किसको दिया गया। एक्चुअली में जो प्रश्न दिया जाएगा नहीं, ये दे दिया गया है। ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर का जो अवार्ड है ये किसको मिला है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूची यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो सही जवाब इसका होगा 63 ऑप्शन बी। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 63rd। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये जो इंडेक्स है वो यूपीपीएससी का काफ़ी फेवरेट है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। सही जवाब इसका होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक है वो है 102। तो 2019 के बारे में बात करें तो 102 है 2019 में। और अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो थी 103। तो दोनों आप याद रखिएगा, 2018 में थी 103, 2019 में थी 102। जयप्रकाश तुम लौट आओ ये एक किताब है, बताना है आपको कि ये किताब किसने लिखी है। जयप्रकाश तुम लौट आओ। और दोस्तों ये किताब लिखी गई है ममता मेहरोत्रा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसका रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक किताब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किसने लिखा है। तो जयप्रकाश तुम लौट आओ ये किताब लिखी गई है ममता मेहरोत्रा के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद दूसरी किताब है द टेक विस्परर। द टेक विस्परर ये किताब है जसप्रीत बिंद्रा की, याद रखना, द टेक विस्परर बाई जसप्रीत बिंद्रा। कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स, कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स ये किताब लिखी है मूसा राजा ने। और बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर बाइस, बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर बाइस के लेखक कौन है? ये हैं मिशेल ओबामा। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय की जो किताब है उसका नाम है माई स्टेडियस हार्ट, ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये किताब भी पूछ ली जाए। तो इन किताबों के बारे में आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, इनको आप ठीक से आप देख लीजिएगा, कम से कम 2 बार इसको आप देखिएगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020, जिसको आप आईसीसी U19 CWC के नाम से जानते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अब एक सवाल और भी बनता है कि इसको जीता किसने था, ठीक है, फाइनल किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, ये आप बिल्कुल याद रखना। और जो फाइनल मैच था उसमें जो मुकाबला हुआ था उसमें बांग्लादेश था, और उसका जो मुकाबला हुआ था उसके सापेक्ष था अपना प्यारा भारत। तो यहाँ पर कमाल की बात यह कि बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था, तो बांग्लादेश इसमें विजेता हुआ और इंडिया जो था वो उप विजेता था, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन स्थल या फिर विजेता या फिर उप विजेता। और ये जो प्रश्न होगा इस प्रकार से होगा कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? जवाब आपका होना चाहिए बांग्लादेश। नेक्स्ट है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HFFC। तो इसको जो है कौन स्थापित कर रहा है? तो इसको जो है इसरो के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा चल्लकेरे में, ऑप्शन सी चल्लकेरे। चल्लकेरे कहाँ पर है? तो आप जानते होंगे कि चल्लकेरे जो है ये कर्नाटक में एक ज़िला है जिसका नाम है चित्रदुर्ग जिला। तो चित्रदुर्ग जिले में चल्लकेरे स्थित है जहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना इसरो के द्वारा की जानी प्रस्तावित है। बीते दिनों किस शहर में C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी बीते दिनों किया गया था और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये देखिए जितने भी प्रश्न बनते हैं जैव विविधता से और जलवायु परिवर्तन से वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि शुरू से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं होता कि जो करंट से जुड़ा हुआ हो बस वही पूछा जाए। तो C40 जलवायु शिखर सम्मेलन इसका आयोजन अभी हाल ही में कोपेनहेगन में किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नासा ने TESS सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह खोजा है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के आकार का ये जो नया ग्रह है उसका नाम क्या है? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? TOI 700D। तो ये विकल्प डी यहाँ पर दिया गया है, विकल्प डी में, यानी कि विकल्प डी को आप आंसर करेंगे। अगला सवाल होगा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% जो अमीर हैं उनके पास बाकी की जो 70% आबादी है उससे 4 गुना ज़्यादा धन है। अब आप समझिए कि आर्थिक विषमता कितनी अधिक है भारत में। भारत के जो 1% अमीर हैं उनके पास जो भारत की 70% आबादी है उनके धन को जोड़ दिया जाए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, इतना धन सिर्फ 1% आबादी के पास चला जाता है। यही उद्योगपति होते हैं। तो ऑक्सफैम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ऑक्सफैम है क्या। तो देखिए ऑक्सफैम का जो हेडक्वार्टर है वो जो है नैरोबी केन्या में है, तो ये आप याद रखना। और ऑक्सफैम जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसको जो है OXFAM लिखा जाता है ऑक्सफैम, जिसमें OX इज स्टैंड फॉर ऑक्सफोर्ड। और यहाँ पर बाकी जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म होगा इसका ऑक्सफोर्ड कमेटी ऑफ फेमाइन रिलीफ, ऑक्सफैम कमेटी ऑफ फेमाइन रिलीफ। तो ऑक्सफोर्ड कमेटी ऑफ से ऑक्स लिया गया और फेमाइन रिलीफ से FAM लिया गया, तो ऑक्सफैम
रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जो भारत के 1% अमीर हैं वो 70% जो आबादी है उसके धन के 4 गुना धन के मालिक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का 15वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया था, कब मनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीआरएफ का 15वां स्थापना दिवस, एनडीआरएफ इज स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे। और इसका जो 15वां स्थापना दिवस था वो मनाया गया था 18 जनवरी को, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो डीजी हैं, डीजी का नाम भी याद रखना, डीजी हैं एसएन प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में, देखिए प्रश्न को ध्यान सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में भंडारण के लक्ष्य हासिल करने के मापदंडों पर हाल ही में यह रिपोर्ट आई है, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों को 2019 के लिए रैंकिंग दी गई है। एक्चुअली में प्रश्न का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जल भंडारण क्षमता में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो ये प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके आप लोग याद रखिए। और जल भंडारण क्षमता में 2019 के बारे में अगर बात करें तो टॉप पर है गुजरात, जबकि 2018 में ये जो रैंक थी टॉप पर वो तेलंगाना के पास थी। तो तेलंगाना जो था 2018 में जल प्रबंधन में, जल भंडारण में टॉप पर था, 2019 में अब गुजरात टॉप पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी चौथी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहर देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और एक क्वेश्चन और भी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो 3 प्रश्नों को करेंगे डिस्कस हम इसमें बैक टू बैक। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी चौथी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहर देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 6 शहर हैं जो कि देश के टॉप 10 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें शामिल हैं। और अगर सवाल ये होगा कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो याद रखना कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झरिया माना जाता है, सबसे प्रदूषित। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये जो शहर है सबसे स्वच्छ उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लुंगलेई, लुंगलेई, ठीक है। लुंगलेई जो कि कहाँ पर स्थित है, ये मिजोरम में स्थित है। तो आप जानते हैं कि बनावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिजोरम जो है, मिजोरम का जो सर्वाधिक जमीन है प्रतिशत की दृष्टि से वो वन से ढका हुआ है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की जलवायु सबसे स्वच्छ होगी। तो लुंगलेई नामक जो शहर है ये भारत का सबसे अच्छा शहर माना जाता है, पर्यावरण स्वच्छता की दृष्टि से सबसे प्रदूषित है झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के पहले संस्करण में कौन सा देश नंबर 1 बना है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और इसमें टॉप पर आ गया है फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। एक बात और भी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखना इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। और अगर बात करें हम भारत के बारे में तो जो इंडिया की रैंक है वो 76 है कुल 82 कंट्रीज़ में। तो ये जो रैंक जारी की गई है कुल 82 देशों पर जारी की गई है, जिसमें भारत 76वें स्थान पर है। देखिए ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं इसको एक बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी सीरीज आपको बिल्कुल याद रहे तो एक एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप लोग देखा करें। जैसे कि एक बार आज देख लिया तो एक बार कल, यानी 24 घंटे के अंदर उसे दोबारा ज़रूर देख लिया करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि पूरी की पूरी जो यहाँ पर सीरीज है, जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तथ्यों को जानना ही नहीं तथ्यों को याद रखना ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो मुख्य अतिथि कौन थे। तो क्या आपको अभी याद है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे कौन, एज एयर
मेसियस बोल्सोनारो। तो ऑप्शन ए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये राष्ट्रपति थे, किस देश के थे? ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जो कि 26 जनवरी 2020 को हमारे मुख्य अतिथि बने थे। तो ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी यूपीपीएससी पूछ लेता है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो अगर आपने यूपीपीसीएस 2019 का प्री का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 5वीं है, ऑप्शन सी। ये आप बिल्कुल याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा निम्नलिखित में किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में जो है नामित किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। और मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में, याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। तो मुंबई इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी एक्चुअली में हो चुकी है। और ये जो मतलब शहर था जहाँ पर इसका आयोजन किया गया वो था नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 21 से लेकर 23 फरवरी तक राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की है। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा 22वें विधि आयोग का, वो 3 वर्ष का होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेशनल साइंस डे की थीम क्या रही? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2020 की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी वुमेन इन साइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और ये होगा आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ईज 3.0 एजेंडा किससे संबंधित है? ईज 3.0 एजेंडा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए, यानी कि बैंकिंग सुधार। याद रखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, लेखपाल भर्ती या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आदि के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। प्रतिदिन दोपहर में 12:30 बजे आप लोग चैनल को एक बार चेक कर लिया करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब भी आप चेक किया करें कि जो नई जो वीडियो है, जो नया लेक्चर है वो आ गया है, तो उसको आप लोग जरूर वॉच किया करो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूं, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप रेगुलर उसको वॉच करें और एक अच्छी सी नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें। हमारी कोशिश है कि आप घर बैठे अपनी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर ये पसंद आया तो इसे कम से कम जिस भी स्टडी ग्रुप में आप एक्टिव रहते हैं वहाँ पर इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।